हेलो। नीचे कोई है? जब उसने इस तरह से उस पुकारती हुई आवाज़ को सुना तो वह अपने बॉक्स के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में रेलवे वाला एक झंडा था जो एक छोटे डंडे के चारों ओर लिपटा हुआ था। आवाज़ कहाँ से आई थी ये तो देख नहीं पाया वो। शायद उस टनल से, शायद जहाँ वो खड़ा था उसके ऊपर से। न जाने आवाज़ कहाँ से आई थी। क्या थी ये आवाज़? कौन था ये रेलवे का एम्प्लॉय जो वहाँ पर था उस वक्त इतनी रात गए उस टनल के पास? अगर आपको जानना है तो सुने ये कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। अब शुरुआत करते हैं। जब उसने इस तरह से उस पुकारती हुई आवाज़ को सुना तो ये देखते हुए कोई भी ये सोच सकता था कि इस बारे में कोई शक नहीं है कि आवाज़ किस तरफ से आई है, यानी उस खड़ी ढलान के ऊपरी हिस्से से जो लगभग उसके सिर के ऊपर थी। लेकिन ऊपर जहाँ मैं ज़मीन पर खड़ा था देखने के बजाय वो घूमा और नीचे लाइन की तरफ देखने लगा। ऐसा करने के उसके तरीके में कुछ अजीब बात थी, लेकिन मुझे पता है कि वो इतनी अजीब ज़रूर थी कि मेरा ध्यान खींच ले। भले ही उसकी आकृति नीचे गहरी खाई में होने के कारण छोटी और परछाई में छिपी हुई लग रही थी, और मेरी आकृति उससे काफ़ी ऊपर थी, एक तेज़ ढलते सूरज की रोशनी में इतनी डूबी हुई कि उसे देखने से पहले ही मुझे अपने हाथों से अपनी आंखों पर छाया करनी पड़ी थी। हेलो, 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 नीचे कोई है? लाइन की तरफ देखने के बाद वह फिर से घूमा और अपनी आंखें ऊपर उठाकर उसने मेरी आकृति को अपने से काफ़ी ऊपर देखा। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं नीचे आकर आपसे बात कर सकूं? उसने बिना कोई जवाब दिए मेरी तरफ ऊपर देखा और मैंने भी बिना अपने उस बेकार से सवाल को दोहराकर उस पर जल्दबाजी करने के नीचे उसकी तरफ देखा। ठीक उसी समय ज़मीन और हवा में हल्की सी थरथराहट हुई जो तेज़ी से एक ज़ोरदार आवाज़ में बदल गई, और फिर एक तेज़ रफ्तार से कुछ आता हुआ महसूस हुआ जिसने मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जैसा कि उसमें मुझे नीचे खींच लेने की ताकत हो। जब उस जगह से उठने वाला धुआं मेरी ऊंचाई तक पहुंचा तब फिर मैंने नीचे देखा और उसे झंडा लपेटते हुए देखा। ट्रेन मेरे पास से गुजर चुकी थी और वो उस जगह से तेज़ी से दूर जा रही थी जहां उसने ट्रेन के गुजरते समय झंडा दिखाया था। मैंने अपनी बात फिर से दोहराई। कुछ देर रुकने के बाद, जिस दौरान वो मेरी तरफ एकटक देखता रहा, उसने अपने हाथ में लिपटे झंडे से एक जगह की तरफ इशारा किया जो मुझे लगभग 200-300 गज दूर मेरी ही ऊंचाई पर थी। मैंने उसे नीचे आवाज़ दी, ठीक है, और उस जगह की तरफ चल पड़ा। वहाँ आसपास ध्यान से देखने पर मुझे नीचे उतरने का एक ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिखाई दिया जिस पर मैं अब चल पड़ा था। वो ढलान बहुत गहरी और बेहद खड़ी थी। ये एक चिपचिपे पत्थर से बनी थी जो जैसे जैसे मैं नीचे उतरता गया और भी ज़्यादा गीला और फिसलन भरा होता गया। इन्हीं कारणों से मुझे वह रास्ता काफ़ी लंबा लगा, वही रास्ता जिसकी तरफ उसने इशारा किया था। जब मैं उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से इतना नीचे उतर आया कि उसे फिर से देख सकूं, तो मैंने देखा कि वो रेल की पटरियों के बीच खड़ा था, उसी रास्ते पर जिससे अभी अभी ट्रेन गुजरी थी, और उसका अंदाज ऐसा था मानो वह मेरे आने का ही इंतज़ार कर रहा हो। उसने अपना बायां हाथ अपनी चेहरे पर रखा और उसकी बाईं कोहनी उसके दाहिने हाथ पर टिकी थी, जैसे अक्सर लोग हाथ पे हाथ रख के देखते हैं। और उसने खड़े होने का ऐसा अंदाज था कि वो बहुत उम्मीदों से भरा हो, मगर चौकन्ना, कि मैं एक पल के लिए उसे देखकर रुक गया और हैरानी से उसे देखता ही रहा। मैंने फिर नीचे उतरना शुरू किया और रेल की पटरी के समतल ज़मीन पर कदम रखते हुए जब मैं उसके और करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक सांवले रंग का, रूखी त्वचा का आदमी था। उसकी दाढ़ी घनी और भौहें काफ़ी भारी थीं। उसकी ड्यूटी जिस जगह पर थी वो मैंने अब तक देखी गई जगहों में सबसे ज़्यादा सुनसान और वीरान थी। दोनों तरफ नुकीले पत्थरों की एक टपकती हुई गीली दीवार जिससे आसमान की एक पतली सी पट्टी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक तरफ का नज़ारा बस उस विशाल काल कोठरी का एक टेढ़ा मेढ़ा विस्तार था, यानी कि टनल का, और दूसरी तरफ का छोटा नज़ारा एक उदास लाल रोशनी पर और एक काले सुरंग के और भी ज़्यादा उदास प्रवेश द्वार पर जाकर ख़त्म होता था, जिसकी विशाल बनावट में एक क्रूर, उदास और डरावना माहौल था। उस जगह पर सूरज की रोशनी इतनी कम पहुंचती थी कि वहां से मिट्टी जैसी गंध आती थी और वहां से इतनी ठंडी हवा गुजरती थी कि मुझे ठंड से मेरी कप कपी छूट गई, मानो मैं
उस जगह से हमेशा के लिए बाहर निकल आया हूँ। न जाने वो क्या था, लेकिन इससे पहले कि वो ज़रा भी हिलता डुलता, मैं उसके इतना करीब पहुँच चुका था कि उसे छू सकता था। तब भी मेरी नज़रों से हटाए बिना वो एकदम पीछे हटा और अपना हाथ ऊपर उठाया। जब मैंने उसकी स्थिर आंखों और उदास रूखे चेहरे को देखा तो मेरे मन में एक डरावना ख्याल आया कि क्या ये कोई प्रेत है, ये कोई आदमी तो नहीं लग रहा। तब से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद उसके दिमाग में कोई ख़राबी है या ये कोई ऐसा शख्स है जो रास्ता भटक गया है। लेकिन कुछ देर में मुझे पता लगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर उसने कहा, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो अजीब तरह से, क्यों? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे शक था, उसने जवाब दिया। अच्छा बताओ, क्या मैंने पहले तुम्हें यहाँ देखा है? कहाँ? उसने उस लाल बत्ती की ओर इशारा किया जिसे उसने देखा था। वहाँ। अच्छा, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आसपास ही घूमता हूँ? नहीं, पर मैंने तुम्हें देखा है, शायद वहाँ, उस ऑफिस के पास। उसका तरीका भी मेरी तरह साफ था। उसने मेरी बातों का जवाब बड़ी तत्परता से दिया और अच्छे शब्दों में। क्या उसे वहाँ बहुत कुछ करना था या उसका कहने का कुछ और मतलब था? पता नहीं बात क्या थी। खैर, फिर बात आगे बढ़ी, फिर बात चली। जी हाँ, जहाँ तक असल शारीरिक मेहनत का सवाल था, उसे लगभग कुछ भी नहीं करना पड़ता था। उस सिग्नल को बदलना, उन लाइटों को ठीक करना और कभी कभार इस लोहे के हैंडल को घुमाना, बस यही सब उसे इस काम के तहत करना होता था। उन कई लंबे और अकेले घंटों के बारे में जिनका जिक्र मैंने बहुत ज़्यादा किया था, वो बस इतना ही कह सका कि उसकी ज़िंदगी की दिनचर्या इसी रूप से ढली थी और उसे इसकी आदत हो गई थी। उसने यहाँ नीचे खुद की एक भाषा सीखी थी, भले ही वह उसे सिर्फ देखकर पहचान पाता हो, और उसके उच्चारण के बारे में उसने अपने कुछ कच्चे पक्के विचार बना लिए थे। लेकिन इसे सीखना तो कहा ही जा सकता है ना। उसने अलग अलग तरह से एक हाथों की भाषा बना ली थी और बस वो उसी को याद करता रहता था। लेकिन वो गणित के सवालों में बहुत कमज़ोर था। क्या उसके लिए ड्यूटी पर रहते हुए हमेशा उस नमी भरी हवा के बीच ही रहना क्या ज़रूरी था? क्या वो कभी उन ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारों के बीच से निकलकर धूप में नहीं आ सकता था? क्यों नहीं, ये तो समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता था। कुछ स्थितियों में लाइन पर काम का बोझ दूसरों के मुकाबले कम होता था और दिन रात के कुछ खास घंटों के लिए भी यही बात लागू होती थी। जब मौसम साफ होता तो वो इन गहराइयों में ये देखता कि पहाड़ों पर अभी धुंध है या नहीं। इन गहरी छायाओं से थोड़ा ऊपर उठने के लिए कुछ मौके ज़रूर निकाल लेता था, लेकिन चूंकि उसे किसी भी समय अपनी बिजली वाली घंटी की आवाज़ पर बुलाया जा सकता था और ऐसे समय में वो और भी ज़्यादा बेचैनी से उस घंटी का इंतज़ार करता रहता था, इसलिए उसे मिलने वाला आराम उतना ज़्यादा नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। अब वो मुझे अपने कमरे तक ले गया। वहाँ एक अंगीठी चल रही थी। एक मेज़ थी जिस पर एक सरकारी रजिस्टर रखा था जिसमें उसे कुछ ज़रूरी जानकारियाँ दर्ज करनी होती थीं। एक टेलीग्राफ मशीन थी जिसमें डायल और कुछ एरोस थे, और वह छोटी सी घंटी भी वहीं थी जिसके बारे में उसने मुझसे बात की थी। जब मैंने उससे ये उम्मीद जाहिर की कि वह मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेगा कि वह काफ़ी पढ़ा लिखा शख्स है, तो उसने कहा कि लोगों के बड़े बड़े समूहों में इस तरह की छोटी मोटी विसंगतियाँ या उनसे मिलने पर मुझे कोई हैरानी नहीं होती है। लेकिन उसने बताया कि उसने सुना है कि पुलिस फोर्स में और यहाँ तक कि सबसे आखिरी और मजबूरी वाले ठिकाने यानी कि सेना में भी अक्सर ही ऐसा देखने को मिलता है, और वो ये भी जानता है कि किसी भी बड़े रेलवे कंपनी के कर्मचारियों में भी कमोबेश यही हाल होता है, यानी कि ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता और अक्सर अपने काम से काम रखना पड़ता है। जब वो जवान था, अगर मैं उसकी बात पर यकीन कर पाता, हालांकि उस छोटी सी झोपड़ी में बैठे हुए खुद से इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि वो एक छात्र था किसी ज़माने में और उसने इस विषय पर कई व्याख्यान भी सुने थे, लेकिन वो बेकाबू हो गया था। उसने अपने मौक़ों का गलत इस्तेमाल किया और वो फिर कभी आगे नहीं बढ़ा और इस नौकरी पे आ गया। फिर उसने कहा, सर, इस जगह पर नौकरी करना कोई आसान काम नहीं है, यहाँ बहुत ही अकेलापन है। उसने बार बार ये बात बोली। मगर क्या करें सर, काम तो फिर भी हमें करना ही पड़ता है। लेकिन मैंने बात को बदल दिया। मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ऐसा ही था, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ।
फिर उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जिसे मैंने पहली बार सुना। उसने कहा, लेकिन मैं परेशान हूँ सर। मैंने पूछ ही लिया, तुम परेशान क्यों हो और आपको क्या परेशानी है? ये बताना तो मुश्किल है सर, वो बोला। बहुत मुश्किल है। अगर आप कभी मुझे दोबारा मिले तो मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन मेरा इरादा पक्का है कि मैं आपसे दोबारा मिलूँ। बताइए ये कब होगा? मैं सुबह जल्दी चला जाता हूँ और सोचता हूँ कल रात 10 बजे आपसे फिर मिलूँगा, यानी कि फिर से यहाँ आ जाऊँगा सर। लेकिन मैं तो करीब करीब 11 बजे यहाँ आऊँगा। कोई बात नहीं। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरे साथ दरवाजे से बाहर निकला। देखिए सर, मैं अपनी सफ़ेद रोशनी दिखाता रहूँगा, उसने अपनी अजीब सी धीमी आवाज़ में कहा, जब तक आपको ऊपर जाने का रास्ता न मिल जाए, ठीक है ना? और फिर उसने एक सबसे डरा देने वाली बात बोली, सर जब आपको रास्ता मिल जाए तो प्लीज़ आवाज़ मत लगाइएगा, और जब आप ऊपर जाएं तब भी आवाज़ मत लगाइएगा। उसके अंदाज से मुझे वो जगह और भी ज़्यादा डरावनी लगने लगी, लेकिन मैंने बस इतना ही कहा, ठीक है। और जब आप कल रात नीचे आएँ तो भी आवाज़ मत लगाइएगा। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज रात आपने हेलो नीचे कोई है कहकर आवाज़ क्यों लगाई थी? पता नहीं, भगवान जाने, मैंने कहा। मैंने कुछ इसी तरह की बात कही थी। कोई बात नहीं सर, ठीक है। वे तो बिल्कुल वही शब्द थे जो मुझे सुनाई दिए थे। कोई बात नहीं, बस अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। उसने मुझे शुभ रात्रि कहा और अपनी बत्ती ऊपर उठाई। मैं रेल की डाउन लाइन नीचे जाने वाली पटरी के किनारे किनारे चलता रहा, पीछे से ट्रेन आने की बहुत ही अप्रिय एहसास के साथ, जब तक कि मुझे रास्ता नहीं मिल गया। ऊपर चढ़ना नीचे उतरने से ज़्यादा आसान था और मैं बिना किसी घटना के अपने सराय में वापस पहुंच गया जहां मैं रुका हुआ था। अपने तय समय पर अगली रात जब दूर की घड़ियों में 11 बज रहे थे, मैंने जिगजैग रास्ते की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखा। वो नीचे मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसकी सफ़ेद बत्ती जल रही थी। मैंने आवाज़ नहीं लगाई। जब हम एक दूसरे के करीब आए तो मैंने कहा, क्या मैं बोल तो सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। तो फिर शुभ रात्रि, और ये रहा मेरा हाथ। शुभ रात्रि सर, और ये रहा मेरा हाथ। इसके बाद हम साथ साथ चलते हुए उसके कैबिन तक पहुँचे। अंदर के दरवाज़ा बंद किया और आग के पास बैठ गए, क्योंकि बाहर सर्दी काफ़ी थी। मैंने अपना मन बना लिया है सर, उसने कहना शुरू किया जैसे हम बैठे। वह आगे की ओर झुका और बहुत ही धीमी आवाज़ में लगभग फुसफुसाते हुए बोला कि आपको मुझसे 2 बार ये नहीं पूछना पड़ेगा कि आपको किस बात की परेशानी है, या 4 बार भी। मैं कल शाम मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था, इससे मुझे परेशानी हो रही थी। वो गलती, मतलब क्या वो गलती थी तुम्हारी तरफ से? नहीं, वो कोई और, शायद कोई और ही था। कौन? मुझे नहीं पता। बिल्कुल मेरे जैसा। मुझे नहीं पता। मैंने कभी चेहरा नहीं देखा। बायां हाथ चेहरे पर और दायां हाथ हिलाया हुआ, ज़ोर से हिलाया हुआ। कुछ समझे आप? मैंने अपनी आंख से उसकी हरकत देखी, और ये एक हाथ की हरकत थी जो बहुत जोश और जोश के साथ इशारा कर रहा था, भगवान के लिए रास्ता साफ करो। एक चांदनी रात उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ बैठा था, आप देख रहे हैं, यहाँ यहीं आग के पास, जब मैंने एक आवाज़ सुनी, हेलो नीचे। मैं चौंका। उस दरवाजे से देखा और देखा कि टनल के पास लाल बत्ती के पास कोई और खड़ा है, तेजी से हाथ हिला रहा है, जैसा मैंने अभी तुम्हें दिखाया, यहाँ बैठे हुए। आवाज़ चिल्लाने से भारी लग रही थी, और वो चिल्लाहट सावधान सावधान और सावधान, और फिर बोला सावधान, और हेलो नीचे नीचे, ध्यान रहे। मैंने अपना लैंप उठाया, उसे लाल कर दिया और उस आकृति की तरफ दौड़ा और पुकारा, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो? कहाँ हो तुम? वो सुरंग के अंधेरे के ठीक बाहर खड़ा था। मैं उसके इतने करीब आ गया कि मैंने देखा कि उसने अपनी आस्तीन अपनी आंखों पर रखी है। मैं सीधे उसके पास दौड़ा और आस्तीन हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी वो गायब हो गया सुरंग के अंदर। क्या वो गायब हो गया? हाँ। मैं सुरंग में 500 गज तक दौड़ा। आगे मैं रुका और अपना लैंप अपने सिर के ऊपर रखा और मापी गई दूरी के आंकड़े देखे, और गीले दीवारों से नीचे गिरते और रिसते हुए पानी को भी देखा। मैं अंदर जाने से ज़्यादा तेज़ी से बाहर भागा, क्योंकि मुझे उस जगह से बहुत नफरत हो गई थी।
और डर भी लग रहा था। और मैंने अपनी लाल रोशनी के चारों ओर देखा और मैं लोहे की सीढ़ी से ऊपर गैलरी में गया, यानी कि उस सुरंग के बाहर। और मैं नीचे आया और यहाँ वापस भागा। मैंने दोनों तरफ टेलीग्राफ किया, अलार्म बज गया और कहा कि कुछ गड़बड़ है। दोनों तरफ से जवाब आया, सब ठीक है। ये बात बहुत अजीब थी। मेरी रीढ़ पर एक ठंडी हवा धीरे धीरे चलने के एहसास होने लगे। मैंने उसे समझाया कि आकृति उसकी आंखों का धोखा ही होनी चाहिए। ऐसा मैंने उसे बताया कि शायद तुम थके हुए होगे और तुमने कुछ और भी देख लिया है, यानी कि वो कोई इंसान नहीं था, बस तुम्हारे एक दिमाग का वहम। और ये भी बताया कि आंखों के काम करने वाली नाजुक नसों से ऐसा हो जाता है जब आप ज़्यादा थके होते हैं, जिसमें कुछ लोग अपनी सपनों की चीज़ों को असली समझ जाते हैं। और उन्होंने खुद पर प्रयोग करके इसे साबित भी किया था, यानी कि इस आदमी के बारे में बताया था। मैंने कहा, जहाँ तक कि किसी काल्पनिक चीख की बात है तो ज़रा एक पल के लिए इस अजीब सी घाटी में चलती हवा को सुनो। जब हम इतनी धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं, और सुनो कि कैसे ये हवा टेलीग्राफ के तारों से टकरा कर एक अजीब आवाज़ निकालती है। कुछ देर तक चुपचाप सुनने के बाद उसने जवाब दिया कि यह सब तो ठीक है, और उसे हवा और तारों के बीच में कुछ पता ही होना चाहिए। आखिर वही तो था जिसने वहाँ कितनी ही लंबी सर्दियों की रातें अकेले जागते हुए बिताई थी। मैं तो वहाँ से आ गया सर, लेकिन एक बात आपको बताऊँ, उस भयानक प्रेत के दिखाई देने के ठीक 6 घंटे बाद इस रेलवे लाइन पर एक भयानक दुर्घटना हुई। और उसके कई घंटे के अंदर ही उस सुरंग से होते हुए ठीक उसी जगह के ऊपर से जहाँ वो प्रेत खड़ा था, घायलों और मृतकों को बाहर निकाला गया। और फिर एक दिन जब एक ट्रेन टनल से निकली तो मैंने देखा कि मेरी तरफ के एक डिब्बे की खिड़की पर हाथों और सिरों का कुछ गड़बड़ सा दृश्य लग रहा था और कुछ हिल रहा था। मैंने उसे ठीक समय पर देखा और ड्राइवर को इशारा किया, रुको। उसने गाड़ी रोकी और ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रेन यहाँ से 100 या 50 गज या उससे भी ज़्यादा दूर निकल गई थी। मैं उसके पीछे भागा और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मुझे भयानक चीखें और रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक शख्स मर चुका था। डिब्बे में तुरंत उसकी मृत्यु हो गई थी और उसे यहाँ लाया गया और हमारे बीच इधर लिटा दिया गया। मुझे पूरा यकीन है सर, इन दुर्घटनाओं के पीछे ज़रूर उस प्रेत का हाथ है, क्योंकि जब जब वो मुझे दिखाई दिया है तब तब कोई ना कोई दुर्घटना घटी है। ऐसे ही कुछ वक्त और बीत गया। सिग्नल मैन अपना काम करता रहा और एक रात जब मैं उस पहाड़ी से नीचे आ रहा था तब अचानक मैंने सिग्नल मैन को ट्रैक के बीचों बीच खड़े देखा और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद मुझे आती हुई ट्रेन की आवाज़ आई जो ज़ोर से सीटी बजा रही थी, पर सिग्नल मैन बीच रास्ते में से हट ही नहीं रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि शायद ट्रेन के और पास आते ही वो तुरंत हटेगा, लेकिन ट्रेन ने उसको टक्कर मार दी और वो दूर जा गिरा। मैं जब तक नीचे पहुंचा, इंजन ड्राइवर उसके पास आ चुका था, यानी कि सिग्नल मैन के पास। मैंने उससे तुरंत पूछा, तुमने ट्रेन को रोका क्यों नहीं? उसने कहा, मैं ज़ोर से चिल्ला रहा था कि बीच रास्ते में से हट जाओ। उसने मेरी बात को नहीं सुना और ये दुर्घटना हुई। तब मैंने सोचा कि उसे शायद वो ही प्रेत दिखाई दिया होगा और उसको लग रहा था कि ये सब एक नाटक हो रहा है और वो टनल का प्रेत ही हाथ हिला हिला के उसे हटने के लिए कह रहा है। उसे सब कुछ एक मजाक लग रहा था और उसको लग रहा था शायद वो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन उसे ये पता ही नहीं लगा कि वो सच की ट्रेन थी और ये दुर्घटना घटी। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द सिग्नल मैन बाय चार्ल्स डिकेंस। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, वो हाइप बटन प्रेस करना भी ना भूलें। आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।